वी आर स्टार्स इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसुअस द मोस्ट मर्सीफुल। ये बी ए ऑनर्स का एम का एडमिशन टेस्ट पेपर है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ साइंस और फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी का कॉमन पेपर आता है 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर है। लास्ट 25 ईयर्स के जो है पेपर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो इसमें जो है आपका ये 100 क्वेश्चंस आती हैं, एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा। ड्यूरेशन जो है आपको 2 घंटे दिए जाती हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और आपको 40% से 50% जो है वो पेपर आपको लास्ट ईयर के करने चाहिए, क्योंकि 50% वो आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा और आपको एक रिविज़न भी हो जाएगा और एक आपको तैयारी करने के लिए एक वे भी मिल जाएगा। तो हम तैयारी करते हैं। कोई भी एमयू के से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वारी हो तो आप पूछ सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो 100 क्वेश्चन रहते हैं, ड्यूरेशन आपका 2 घंटे हो गया। और कोई भी क्वेश्चन में अगर मिसप्रिंट है और कोई पेज पे नहीं है तो आप इन्विजिलेटर से उसी टाइम आपको क्या है बुकलेट आप अपनी चेंज कर सकते हैं। सारे आंसर जो है आपको ओएमआर पे देने होते हैं और ओएमआर पे जो है राइट आंसर आपको एक ही क्लिक करना होता है। 4 ऑप्शन रहते हैं। ओके, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। और बीए ऑनर्स में आपको इंग्लिश है, जीके है और आपका जो है ईवीएस, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। यानी इंग्लिश हो गया, आपका जीके हो गया और आपका मैथमेटिक्स यानी मैथ के क्वेश्चंस रहे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं तो हम पूरा सोल्व करने वाले हैं। चलिए लास्ट से हम शुरू करते हैं। लास्ट 100 में क्वेश्चंस अगर हम देखें तो सर सैयद अहमद खान रोड द कमेंट्री ऑन द बाइबल इंटाइटल। तो बाइबल के ऊपर इंटाइटल इन्होंने जो जवाब देने कमेंट्री जो करी थी तो कौन सी किताब लिखी थी, वो है किताबुल कलाम, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। फिर हु इज़ रिगार्डेड एज मुजाहिद अल्फ थानी, यानी किसे दिया गया था रिगार्डेड एज मुजाहिद अल्फ सानी। अल्फ सानी का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया था, तो शेख अहमद सर हिंदी को दिया गया था। शेख अहमद सर हिंदी, यानी सी ऑप्शन सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। ओके, फिरदौसिया एन ऑफ शोट ऑफ कुबरिया सूफ़ी ऑर्डर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाई। वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो है इशाक अल खुदलानी, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। राज खान आ हिंदी पोएट एंड वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो क्या क्या है एक हिंदी के पोएट भी थे और वर्शिपर थे ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो कि लॉर्ड कृष्णा पर उन्होंने कंपोज किया था। और एज ए मुस्लिम थे ये राज खान। तो ये कौन थे आपके, ये थे प्रेम वाटिका, क्या है रास खाना हिंदी पोएट थे, जो कि इनका पूरा नाम जो था सैयद इब्राहिम खान था। क्या नाम था इनका, सैयद इब्राहिम खान। तो इन्होंने जो लिखा था तो वो कौन सी है इनकी, वो प्रेम वाटिका है। कौन सी है, प्रेम वाटिका। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। पद्मावत आ स्टोरी ऑफ क्वीन ऑफ मेवार वाज ऑथर्ड वाइड। मेवार की जो पद्मावती, आपने मूवी भी देखी होगी। तो ये जो कहानी है ये मेवार की, तो ये किसने लिखी थी, ये आपकी किसने लिखी थी, आप गैस करिए, क्योंकि आपने मूवी भी देखी है। तो ये है मलिक मोहम्मद जासिया, यानी डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, गुरु नानक वाज बोर्न इन। गुरु नानक कहाँ पैदा हुए थे, तो गुरु नानक जो है 15 अप्रैल 1469 में पैदा हुए थे। कब हुए थे, 15 अप्रैल को हुए थे। और आपका 1469, क्योंकि डेट भी पूछ लेता, 1469 में पैदा हुए थे। और कहाँ पैदा हुए थे, पंजाब, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में है। तो कहाँ, पंजाब, जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में है। तलवंदी लाहौर, यानी पाकिस्तान में पैदा हुए थे। ओके, 15 अप्रैल 1469। ओके, 1469 में पैदा हुए थे। द फर्स्ट ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ द भक्ति कल्ट वाज, यानी फर्स्ट ग्रेट एक्सपोनेंट जो ऑफ भक्ति कल्ट का किसने किया, तो वो है रामानाजू। रामानाजू क्या है, नहीं रामानाजू, यानी ऑप्शन ए सही है। और ये कब से कब तक थे 1017 से 1137 बिफोर क्रिस्ट। अलाउद्दीन का झोपड़ा
एट अजमेर वाज बिल्ट, क्या था दिन का दरवाज़ा किसने बनवाया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कब कब से कब तक? यानी 1192 से लेके 1199 तक। ओके, 1192 से लेके 1192 से लेके 1199 तक। ओके, 1199 तक। The Sanskrit manuscript translated from Sanskrit to Persian under the patronage of तुगलक सुल्तान फिरोज शाह। तो ये जो ट्रांसलेट करवाई थी तो पर्शियन से, काय में करवाई थी आपके? संस्कृत में, यानी आपका ट्रांसलेट फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत से जो कि पर्शियन में करवाई थी अंडर द पैटर्नोज ऑफ तुगलक सुल्तान फिरोज शाह। ये किसने की थी? ये रसाले फिरोज शाही ने की थी। रसाले फिरोज शाही, रसाले फिरोज शाही, रसाले फिरोज शाही, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ट्रेडिशन ऑफ मलफूज राइटिंग इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, मलफूज जो राइटिंग का जो तरीका था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? 91 का जो है आपका ये है हसन सिज्जी। हसन सिज्जी यानी इन द 14th सेंचुरी में इन्होंने किया था, हसन सिज्जी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर 90 की बात करें, द कुरान मेंशन द नेम्स ऑफ टाइम्स ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कितने टाइम्स, ये कितने प्रॉफिट्स का मेंशन हुआ है? द कुरान मेंशन द नेम्स ऑफ, नंबर ऑफ प्रॉफिट्स की बात कर रहा है, तो कितने प्रॉफिट, कितने पैगंबरों की बात कुरान में मेंशन की गई है, यानी बताया गया, तो वो 25 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 25 प्रॉफिट्स हैं। 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, जो नमा जो मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का, वो कौन सा है? वो आपका रमज़ान है। क्या है? रमज़ान है, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। दो, पहला जो इस्लामिक कैलेंडर का जो महीना होता है वो मुहर्रम है। दूसरा आपका कौन सा है? कमेंट्स कर दीजिएगा। और लास्ट जो है वो दोयल हिज है, यानी हज। हु इज़ द क्रिएटेड ऑफ ओरिजिनिंग लोल स्टाइल इन द पोइट्री ऑफ कश्मीर, हु क्रिएटेड ऑफ लोल स्टाइल इन द पोइट्री ऑफ कश्मीर? तो ये किसने कहा था? ये हब्बा खातून ने। हब्बा खातून जो है इस इन्हें द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इन द ये 10th सेंचुरी में किया था इन्होंने। और ये बॉर्न जो हुई थी 1554 में, और डाइट जो हुई 1609 में ही इनका इंतकाल हो गया था। तो हब्बा खातून इन्हें लोल स्टाइल इन द पोइट्री ऑफ कश्मीर, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ द कश्मीर भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन पी इज़ करेक्ट। ख्वाजा मोइन उल दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन उल चिश्ती कहाँ, यानी कब डेट पूछ रहा है, तो 1236 में इनकी वफ़ात हुई, यानी डेथ हुई इनकी, तो जो कि दुनिया से फ़ानी कर गए। तो ये क्या है? 1200। और एग्जैक्ट अगर हम डेट की बात करें तो वो 15 मार्च है। क्या है? 15 मार्च, 15 मार्च और 1236, यानी 1236 से। और ये पैदा कब हुए थे? 1143 में पैदा हुए थे। 86 अगर हम क्वेश्चन की हम बात करें तो 86 क्वेश्चन नंबर, द emergence of Delhi School of Urdu is associated with the rise of poets like, यानी the emergence of Delhi School of Urdu is associated, किससे एसोसिएट था? with the rise of poets of मीर तकी मीर एंड मीर दर्द, किसके से था? ऑप्शन इज सी इसका करेक्ट है, यानी मीर तकी मीर एंड आपका मीर दर्द। ओके। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब इस्टेब्लिश हुई, यानी कब फाउंड हुई? तो जो इसकी जो फाउंडेशन डेट है वो 1906 है। क्या है? 19, यानी 30 दिसंबर और 1906 एट ढाका, यानी कहाँ? ढाका में, यानी आज के टाइम में वो बांग्लादेश में है। तो इसका जो मेन जो जब ये इस्टेब्लिश हुई तो कहाँ हुई थी? ये ढाका में हुई थी। और आज के टाइम में वो क्या है? बांग्लादेश में। ओके, 1906 में, 30 दिसंबर 1906 में। और इसमें जो है प्राइमरी जो जिन्होंने स्टार्ट किया था वो नवाब ऑफ ढाका
थे, जो कि ख्वाजा सलीम उल्ला, जो कि ख्वाजा सलीम उल्ला थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने इसके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो सर सुल्तान मोहम्मद शाह, यानी जिन्हें आगा खान थर्ड भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? आगा खान थर्ड कहा जाता है सर सुल्तान मोहम्मद शाह को, आगा खान। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? आगा खान, आगा खान थर्ड। ओके, आगा खान थर्ड, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आगा खान, आगा खान थर्ड, आगा खान आपके थर्ड हैं, आगा खान थर्ड। ओके, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब इस्टेब्लिश हुई? 1906 में हुई। और 84 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अकबर न्यू सिंक्रेटिक फेथ यानी दीन इलाही वाज कंपोज ऑफ आइडियाज़ एंड ऑब्जर्वेंस फ्रॉम, यानी काफ़ी लें तो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाह रहा था अपनी सल्तनत को स्मूथली रन करने के लिए। तो क्या है? सूफीज़्म और ज़oroastrianism, यानी ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन सी है, इसी से ये इंस्पायर्ड हुआ था, सूफीज़्म से। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज क्राउंड एट एम्पायर एट, तो उससे जो जलालुद्दीन अकबर की जो ताजपोशी जो कहोगे वो कहाँ हुई थी? तो वो आपकी कहाँ की गई थी? वो 14 फेब में, डेट भी पूछ लेता, देखिए 14 फेब में हुई थी। कहाँ हुई थी? 14 फेब में हुई थी, 14 फरवरी। और कब हुई थी? 1556, 1556 में हुई थी, 1556 में हुई थी एट कलनौर इन पंजाब। कहाँ? कलनौर इन पंजाब में है। और सिर्फ ये ही वाज ओनली 13.4, यानी 13 साल 4 महीने का था ये। और इसके जो गार्जियन थे, जो एम्पायर उस टाइम चला रहे थे, वो कौन थे? बैरम खान। तो कब हुए थे? 14 फरवरी में 1556, यानी 1556 में एट कलनौर, कलनौर इन पंजाब में है, नौर पंजाब में इन्होंने, इनका जो है ताजपोशी हुई थी, जिन्हें बादशाह बनाया गया था, वाज क्राउंड एट। और किसकी? क्योंकि उम्र कम थी इसलिए इनका जो गार्जियन थे, जो सल्तनत चला रहे थे, वो कौन थे? बैरम खान। ओके, मुग़ल एम्पायर बाबर रोट हीज़ मेमोरियल इन, तो उन्होंने जो अपने ऊपर कथा लिखी, यानी जो उन्होंने अपनी किताब लिखी, तो वो किस किस लैंग्वेज में थी? वो तुर्किक, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। तो किस लैंग्वेज में थी? तुर्किक। ओके, इन 1994 मुस्लिम वुमेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेंस्ड एट इलाहाबाद वाई, तो किसने की थी? 1494 में। तो इसमें जो है सुल्तान जहाँ बेगम और भोपाल, तो किसने की थी कन्वेंट एट इलाहाबाद? तो सुल्तान जहाँ बेगम ऑफ भोपाल, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। नोन एज सरकार अम्मा, इन्हें सरकार अम्मा भी कहा जाता है। और लास्ट रूलिंग ऑफ भोपाल गवर्निंग फ्रॉम, इन्हें जो है लास्ट एम्पायर रही है ये भोपाल की, और कब से कब तक रही? 4 जुलाई से 1911 से 1926 तक ये रहीं वहाँ की, भोपाल की। तो लास्ट रूलिंग वुमेन ये रहीं भोपाल की। तो वो क्या है नाम इनका? सुल्तान जहाँ बेगम ऑफ भोपाल, जिन्हें आप सरकार अम्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार अम्मा के नाम से भी इन्हें, सरकार अम्मा, अम्मा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सरकार अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सर सैयद अहमद अहमद ख़ान गॉट रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो रिटायर्ड हुए, क्योंकि वो एज ए सब जज या जूरिस्ट से जो कब रिटायर्ड हुए थे? तो 1876 में हुए थे। कब हुए थे? 1876, यानी ऑप्शन आपका सी सही है, 1876 में ये रिटायर्ड हुए थे। एज अ सब जज की रिपोर्ट से रिटायर्ड हुए थे। फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम ए ओ कॉलेज वाज लेट डाउन इन, जो एम ए कॉलेज जो फाउंडेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो वो जो फाउंडेशन हुआ था वो आपका 7 जनवरी में हुआ था, 7 जनवरी, यानी डेट भी पूछ लेता तो 7 जनवरी 1877। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो याद भी रखिएगा 7 जनवरी है 1877, 7 जनवरी 1877। ओके, सर सैयद अहमद ख़ान अंडरटुक हिज जर्नी टू इंग्लैंड इन, तो इन्होंने जो है जर्नी कब की थी? तो किस ईयर में करी थी? तो इन्होंने की थी 1869 में, 1869 में, 1869 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और ये भी कहा जाता है कि ये जो है
रिटर्न जो हुए थे वो 1870 में हुए थे। इनका जो मेन मोटिव जो था जो ब्रिटिश वहाँ जाने का, तो लेफ्ट अंडर इन अप्रैल में गए थे 1869 में विद हिज सन्स टू विजिट ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सप्लोर द कंट्री एजुकेशनल सिस्टम। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था उसे जानने के लिए गए थे और फिर वो जाके जो कि इंडिया में इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और उसका आप रिजल्ट दे सकते हो AMU। द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफ़र इन्वेस्टेड टाइटल ऑफ आरिफ जंग ऑन सर सैयद अहमद ख़ान इन द ईयर। तो आरिफ जंग का जो टाइटल सर सैयद अहमद ख़ान को जो दिया लास्ट मुगल एम्पायर ने बहादुर शाह जफ़र ने, तो वो जो दिया गया वो किस ईयर में दिया गया, तो वो जो है इस किस ईयर में दिया गया था। दैट इट वाज अवार्डेड द डेथ ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान की जो फादर के डेथ के बाद दिया गया। जो सर सैयद अहमद ख़ान के फादर का जो नाम था वो सैयद मुत्तकी था। क्या था? सैयद मुत्तकी। मुत्तकी यानी ये मुत्तकी याद रखिएगा, क्योंकि सैयद तो सर सैयद की बात कर ही रहे हैं। सैयद मुत्तकी MUTTAQI। सैयद मुत्तकी साहब की जो डेथ हुई थी वो आपकी 1838 में हुई थी। 1838 में 1838। तो 1838 में यहाँ ऑप्शन हमारा है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें ऑप्शन करेक्ट कोई है नहीं। और जावेद उद दौला वाज गिवन इन 1842 इन कॉरपोरेशन इन क्या इनटू द नोबिलिटी ऑफ दिल्ली। और 1842 में इन्हें एक और अवार्ड दिया गया मुगल एम्पायर की तरफ से। जावेद उद दौला किसका? जावेद उद दौला। ओके, तो जावेद उद दौला। तो ये जिसमें जो ऑप्शंस हैं MU की पेपर में, ये इसमें चारों खैर वो सही ऑप्शन नहीं है। ओके, ये चारों गलत हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो 1838 में दिया गया था, क्योंकि इनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी। आफ्टर डेथ के बाद इन्हें आरिफ जंग का जो है खिताब दिया गया था, और फिर 1842 में इन्हें जो है जावेदुद्दौला का इन्हें अवार्ड दिया गया। बहादुर शाह जफ़र को जो है यानी जो है कैप्चर कर गया 20 सितंबर 1857 को एक्सेल, और फिर उसके बाद डेथ पेनल्टी हो गई, और एक्सेल 1858 में फिर ये इन्हें रंगून भेज दिया गया, और इनकी जो डेथ हुई है वो 1862 में हुई है। ओके, ये क्योंकि बहादुर शाह जफर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं कि लास्ट हमारे मुगल एम्पायर रहे थे। और सेटरिकल नॉवल ऑन सर सैयद अहमद ख़ान इब्न अल वक्त वाज ऑथर्ड वाई। इब्न अल वक्त वाज ऑथर्ड वाई, तो किसने लिखी थी? ये डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखी थी, जो कि पब्लिश हुई थी इन 1888 में। पब्लिश कब हुई थी? 1888 में। द सन ऑफ द टाइम द अपॉर्चुनेट। और इन्हें क्या है, इसका जो है इब्न अल वक्त का जो मीनिंग है, इब्न अल वक्त ये जो वाज जो लिखी गई थी, इब्न अल वक्त का मतलब है द सन ऑफ द टाइम, यानी टाइम के हिसाब से उन्होंने, क्योंकि टाइम के हिसाब से क्यों, जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो रही थी और राइज हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ आए। सही है। और फिर उन्होंने, आप देख ही सकते हैं किस तरह से वो उन्होंने पूरी सिस्टमेटिक उसे चेंज कर दिया। यानी मुग़ल एम्पायर जब डिक्लाइन होने लगी, क्योंकि मुग़ल एम्पायर में उनके लेगेसी देख लीजिएगा तो उनकी पूरी फैमिली के मुग़ल एम्पायर की काफ़ी अच्छी पोस्टों पे थे, लेकिन फिर उसके बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में आ गए और फिर वहाँ वो जज भी हुए। और फिर उन्हीं की हेल्प से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की, कॉलेज इस्टेब्लिश किए, और उसी, और फिर उसके 1857 के बाद उन्होंने बगावत के ऊपर, कॉज ऑफ आपका 1857 रिवोल्ट के ऊपर भी उन्होंने किताब लिखी। तो आप देख सकते हैं उनकी लाइफ को। तो इसी लिए यानी इन अपॉर्चुनिस्ट या द सन ऑफ द टाइम, ये इब्न अल वक्त जो ये किताब है, ये उन्हीं के उसके ऊपर लाइफ के ऊपर है। 75 क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात करें, इन अ सर्टेन कोड इफ़ डेमोक्रेसी इज़ रिटन एज। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। कुछ करने का मतलब सेंस क्या है, ये देखिए टी, सही है, यानी फर्स्ट का लास्ट पहुंचा दिया है, और ये फिर सेकंड ये हो गया, एम यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया,
सी, ये है, ये आ गया। इसी तरह से आपको सेम पैटर्न यहाँ करना होगा। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले क्या आगा, टी आगा, फिर एन आगा, क्योंकि ये पहला पहुँच जाएगा। टी एन ई डी आई, यहाँ वो कर सकते हो। तो टी एन, तो यानी ऑप्शन सी क्लियर दिखाई दे रहा है, तो सही है। तो सिर्फ ये एक देखना था और आपको कर देना था इसका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। इसमें आई स्टडी फेसिंग नॉर्थ, मैं अगर फेस से नॉर्थ में कर रहा हूँ, ओके, मैं करके दिखाता हूँ। मेरा फेस ये नॉर्थ में है, ओके, नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ। एंड लोग सर्टेन टर्न्स इन सिक्वेंस, और कुछ मैं टर्न्स लूँगा, विच सिक्वेंस कोड हैव लेफ्ट मी फेसिंग साउथ, और फिर उसके जब बाद जो फाइनली जो मेरा फेस होगा वो साउथ की साइड में होना चाहिए। ओके चलो, तो अगर मैं ये लेफ्ट यहाँ हूँ, अगर मैं लेफ़्ट टर्न कहता हूँ तो मेरा फेस ये आ जाएगा। ओके, ये वाला मैं ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। ऑप्शन में अगर मैं फेस कर रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, ओके, तो अगर मैं ये बी ऑप्शन लेके चलूँ तो वो पहले लेफ़्ट करूँ तो लेफ़्ट दिस वन, यानी लेफ़्ट, ये इधर से लेफ़्ट आ जाएगा। ओके, लेफ़्ट तो मेरा फेस हो जाएगा, किधर हो जाएगा आपका, ईस्ट की तरफ हो, वो सॉरी वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा फेस हो गया वेस्ट की तरफ। उसके बाद फिर मुझे राइट लेना है, तो राइट, फिर नॉर्थ आ गया, यानी फिर नॉर्थ की तरफ आ गया। जब फिर यानी पहले यहाँ फेस था, फिर उसके बाद यहाँ पहुँच गया, क्योंकि मैंने फिर राइट टर्न किया, फिर राइट टर्न करा तो मैं यहाँ आ गया, फिर उसके बाद लेफ़्ट करा तो फिर यहाँ आ गया, फिर लेफ़्ट करा तो मैं यहाँ आ गया, फिर उसके बाद लेफ़्ट करा, फिर यहाँ से फिर लेफ़्ट करना, तो लेफ़्ट यहाँ से लेफ़्ट करूँगा तो ये आ जाएगा, तो ये ओके। तो मेरा ये बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, तो थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें वैसे हिंट दे नहीं रखी है। ये आपका जो है 6 फ्रेंड्स हैं ABCD, और इसमें जो है आपका ये राउंड टेबल तो है नहीं, क्योंकि 3-3 की टेबल है। एक बंदा यहाँ है, एक 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 यहाँ है, इस तरह से ये बैठे हुए हैं। तो यहाँ जो है ए इज़ फेसिंग, ए का जो फेस है, जैसे सपोज करिए ये ए है, ए की जो ए इज़ फेसिंग सी, ए जो है वो सी की तरफ फेस है। एंड डायगनली अपोजिट टू एफ, और डायगनली अगर ये एफ है, क्योंकि ये डायगनली हो जाएगा। ओके, इस तरह से है। अगर इस कंडीशन में हम देखें, डायगनली अपोजिट ऑफ एफ, ए एंड डी आर द सेम एक्सट्रीम एंड्स, ए और डी यानी सेम एक्सट्रीम एंड्स, यानी कि एंड दोनों कोने पर हो गए। एंड्स आर द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ अ साइड वो इज़ फेसिंग ई, तो ई जो होगा वो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। सही है, तो इसका जो ऑप्शंस रहेगा वो आपका डी इज़ फेसिंग एफ, डी जो है डी इज़ फेसिंग एफ, यानी ये पूछ रहा है टू आंसर हु इज़ फेसिंग ई। To answer this question, which of the following further information is required, or other coincident information required रहेगी, तो D is facing F, तो F फेसिंग की तरफ, तो D क्योंकि हो सकता है ये भी, तो इसका ऑप्शन D is facing F, और C is diagonally opposite to C जो है वो diagonally opposite to, यानी C का diagonally भी है, तो ये भी थोड़ा है इसमें ऐसे इन प्रॉपर ये क्वेश्चन है। तो इसका जो मैं भी जो आंसर जो रहेगा ई इज़ एन आई टू एफ, ये तो होने, ये तो रहेगा ही नहीं, और फर्दर इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, ये मैं भी, तो इसमें दो चीज़ें ऑप्शन दो क्लियर हो रहे हैं, ए और बी। और एम यू ने किस हिसाब से, ये 100% चैलेंज हुआ होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 72 की अगर हम बात कर रहे हैं, MKLG इज़, तो इसमें जो है माइनस कर दीजिए 4 फ्रॉम ईच लेटर, क्योंकि हर लेटर से ये जो है जी, जैसे अगर 10 है तो जैसे पहले जो वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपका जी रहेगा। ओके, तो हर लेटर से पहले, यानी से पहले क्या है, आपको 4-4 लेटर इसमें माइनस करते चले जाइए। इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है एम जो है वो आपका 13 पे, इससे पहले जो वर्ड आएंगे तो वो जे आ जाएगा, तो इसलिए 4-4 माइनस करते रहिएगा और आंसर आ जाएगा। ओके, करके देखिएगा। तो इसका जो आंसर मैं बता दे रहा हूँ वो ए है।
इन सीरीज इज कोडेड एज, तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ये इसी इजी क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे अब ये डायरेक्शन है, ओके, मैं डायरेक्शन लिखूँ DIRECTION, ओके। तो इसमें जो है ये क्रॉस होंगे और ये सेम रहेगा बीच में, इसी तरह से ये इस तरह से होगा। तो पहले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आई में हमें चेंज करना नहीं है, और यहाँ उसके बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ओके। तो यानी DIRECT, तो ये डायगोनली ये चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले आर आ गया, फिर उसके बाद आई आ गया, फिर उसके बाद डी आ गया, फिर उसके बाद टी आ गया, सी का सी रहेगा, ई, और इसके बाद एन आ गया, एन के बाद आई, आई के बाद वो सॉरी ओ के बाद आई। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए आ रहा, ओके। अरेंज द फॉलोइंग इन ए मीनिंगफुल सिक्वेंस, मीनिंगफुल सिक्वेंस में हमें बताना है, यानी अरेंज द मीनिंग इन मीनिंगफुल सिक्वेंस है। तो इसका जो है आंसर जो रहेगा वो सबसे पहले देखिए ऑलवेज आएगा, ऑलवेज के बाद हमारा पहले नंबर पे ऑलवेज, फिर उसके बाद जनरली दूसरे नंबर पर आ जाएगा, यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर जनरली होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका समटाइम्स होना चाहिए, सॉरी ये तीसरे नंबर पर समटाइम्स, समटाइम्स तीसरे नंबर पर, फिर सेल्डम चौथे नंबर पर, पाँच में नेवर, ओके। तो इस तरह से हमें ये अरेंज करना होगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन क्या विल कम लास्ट इन डिक्शनरी, अगर लास्ट में डिक्शनरी के हिसाब से देखो तो बहुत ही ईजी है, क्यों, इसमें करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ आपका टाइम बचाया इन्होंने। देखिए PERE, उसके बाद डी आ गया, तो यहाँ तक डी डी, तो एफ बाद में आता, तो इसका मतलब ऑप्शन बी, क्योंकि PRE एफ बाद में आएगा, तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बी वाला होगा। कंप्लीट द सीरीज़, यानी आपका हमें देखना है 68 की, अगर हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कंप्लीट द सीरीज़ 6, 11, 21, 36, 56, इसमें जो डिफरेंस है 6 और 11 में कितने का है, 5 का, 5 के बाद फिर 10 का है, क्योंकि 11 से 21 का 10 का है, फिर उसके बाद 20 का, फिर 25 का, फिर उसके बाद 25, तो लास्ट यानी जो डिफरेंस है वो ऐड कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें 6 और 11 का डिफरेंस जो है 5 है, तो हमने पहले 5 जोड़ा 6 में, 6 + 5 कितना आ गया, आपका आ गया 11, फिर 11 प्लस उसमें यानी 10 कर दिया, उसका डबल कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 11 और 12 यानी 21, और 21 और फिर 21 और उसके बाद 15 कर दीजिएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 15 यानी 36, और फिर इसी की तरह 56 प्लस 25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा, ओके। और 81 कहीं है, यस, बी ऑप्शन। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म, इसमें मिसिंग टर्म बताना है, तो इसका मिसिंग टर्म जो है UW है, क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ओके। इसमें क्या है, इसमें पेयर्स में जो है वो कितने का गैप है, बिटवीन 5 का है, 5 का है, वो आप चेक कर लीजिएगा, ओके। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म, इसमें ईच लेटर मूव्स बैक, इसमें 3 पोजीशन पे हमें वापस होना है, यानी 8 से पहले 3 पे क्या आएगा, ओके। तो हमें इस तरह से क्या है, मूव करना, 3 पोजीशन हमें पीछे जाना है, ओके। एफ से पहले क्या आएगा, 3 अगर हम करें तो एफ से पहले डी के बाद क्या है आपका एफ हो गया, ई हो गया, फिर उसके बाद डी हो गया, फिर उसके बाद तो क्या आएगा, सी आएगा, सी, दिस वन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी 3 हमें अल्फ़ाबेट नीचे बैक आना है। हेली कॉमेंट रीअपेयर्स आफ्टर एवरी, कितने, हेली कॉमेंट जो है वो कितने साल बाद दिखाई देता है, वो 76 ईयर्स, यानी कितने 76 ईयर्स।
द चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय, चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? यानी चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाई, तो कौन करता है अपॉइंटेड? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा यूपीएससी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन तो यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। यानी इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी द चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, क्योंकि यूपीएससी प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं करता है, क्योंकि इन्हें सबको भी कौन करता है? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। ओके, आपका है ये बुलंद, क्यों इतना इजी क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है। बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ट टू कमेमोरेट, यानी बुलंद दरवाज़ा जो बनाया गया था तो वो किसकी उसमें बनाया गया था? वो अकबर विक्ट्री ओवर गुजरात की, गुजरात के बाद जो विक्ट्री हुई थी उसके बेस पे बनाया गया था। और कब बनाया गया था ये? 1573। कब बनाया गया था? क्योंकि ईयर भी पूछ लेते हैं। 1573। ओके। तुलसीदास एंड सूरदास द ग्रेट पोएट्स वर कंटेम्पोरेरीज ऑफ अकबर, तो किस टाइम पे थे? ये अकबर के टाइम पे थे, यानी वर कंटेम्पोरेरीज ऑफ अकबर। Who organized the Satya Sodak Samaj to mobilize the so-called lower castes and other oppressed section in क्या in a movement for equality, यानी इन्हें क्या है वहाँ से लोअर कास्ट की वजह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वहाँ से इन्हें मूव करना पड़ा। तो कौन थे? ज्योतिराव गोविंदराव फूले, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कौन सा है? ऑप्शन डी। Indian National Congress split into moderate and extremist factors functions in 19 यानी 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में बट गई थी, यानी एक मॉडरेट पार्ट हो गया था और एक एक्सट्रीमिस्ट हो गया था, यानी एक गरम दिल वो सॉरी गरम दल और एक एक्सट्रीमिस्ट हो गया था। तो कहाँ हुआ था? किस उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था? वो सूरत की कॉन्स्टिट्यूंसी चली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू, यानी आपको किस ईयर में हुआ? आपका वो है सूरत 1907 में हुआ था। ओके, अगर हम क्वेश्चन नंबर अगर 59 देखें तो तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, तुगलक डायनेस्टी किसने स्टार्ट की थी? तो आपकी तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करें जो कि थर्ड डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की ये, तो तुगलक जो डायनेस्टी थी वो 1320 से 1414 तक ये रही। और ये क्या है? गैसुद्दीन तुगलक, यानी आपका ऑप्शन जो है वो सी है, गैसुद्दीन तुगलक है। गैसुद्दीन तुगलक ने की थी। और ये कब से कब तक रही थी? क्योंकि पीरियड भी आपको मालूम होना चाहिए। 1320 से लेके 14 तक। ओके, 14 से 14 तक। पहली जो दिल्ली सल्तनत थी वो 1206 से, यानी 1206 से 1290 तक रही, 1290 तक रही, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये किसने स्टार्ट की थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद अल्तुतमिश थे, बालबन भी इसी पीरियड में रहे। फिर दूसरी डायनेस्टी आपकी वो है खिलजी डायनेस्टी है, 1290 से 1320 तक रही। ये गैसुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट की थी। और उसके बाद तुगलक डायनेस्टी ये आपके गैसुद्दीन तुगलक ने की थी। और ओके, और खिलजी डायनेस्टी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। उसके बाद चौथी है सैयद डायनेस्टी 1451 तक। उसके बाद लास्ट है लोधी डायनेस्टी। जबकि लोधी डायनेस्टी जो है 1451 से लेके 1526, यानी जो पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 बाबर के साथ, तो वहाँ जाके इसका खात्मा हो गया। और फिर मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट, यानी मुग़ल सल्तनत स्टार्ट हुई। ओके, 58 क्वेश्चन नंबर है कालिदास सम्मान इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ, यानी क्या है? कालिदास
समन इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ। तो कालिदास का जो सम्मान जो दिया जाता है, सम्मान कालिदास सम्मान इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की देती है। एनुअल अवार्ड्स अवार्ड रहता है इस्टेब्लिश जो हुआ था 1980 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात कर रहे हैं, द 15 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी जो 15वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो कौन है? तो वो आपके कौन है? के वेणुगोपाल थे, के वेणुगोपाल। और आज के टाइम में कौन है? तो वो 16th में, यानी ये देखिए 15 हो गया, और 16 में कौन है? क्योंकि अब 16 में की आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो वो कौन है आपके? आर रेणु आर वेणु क्या वेंकटरमन, यानी 1 अक्टूबर 2022 से ये, और 30 सितंबर 2027 तक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 56 की अगर हम बात करें, खेल रत्ना इज़ नेम्ड आफ्टर, खेल रत्ना को जो जिसका रीनेम हुआ वो किसके नाम पे हुआ? क्या है वो? ध्यानचंद। अब क्या है? ध्यानचंद के नाम पे हुआ। वाज रिडेम्ड कब हुआ? किस डेट में हुआ? ये अगस्त 2021 में किया गया था। पहला खेल रत्न अवार्ड था, उसके बाद वह ध्यानचंद अवार्ड हो गया, और ये रीनेम्ड हुआ था 21 अगस्त 2021 में। ओके। हु रोट वार एंड पीस, ये किताब वार और पीस किसने लिखी थी? लियो टोल्स्टो ने लिखी थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लियो टोल्स्टो ने लिखी थी। ओके। और 1869 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, 1869 में ये इस्टेब्लिश हुई। सुषमा स्वराज क्या फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हु डाइड इन 2019 वाज ओरिजिनली, ये कहाँ की थी ओरिजिनली? क्या थी ये? तो फॉरेन मिनिस्टर थी ये, कि लॉयर यानी एडवोकेट थी, लॉयर थी। ओके। क्वेश्चन नंबर अगर हम 53 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर है कैटरीना इसके रो पोलू हैज़ रिसेंटली क्या बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ, कहाँ की बनी है? ग्रीस की बनी है। कहाँ की? किस कंट्री की? ग्रीस की। ओके। कहाँ की हैं? ग्रीस की हैं। ग्रीस। सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर, सर रो थॉमस जो है विजिट कर थे वो मुगल एम्पायर कोर्ट में, तो किसके उस टाइम में किया था? जहांगीर के वो कब आए थे? ये 1615 में, 1615 1615 में। ओके। द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिकम कन्फर्म अपॉन, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिकम कन्फर्म अपॉन सचिन तेंदुलकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ द पैसिफिक, किसे गेटवे ऑफ पैसिफिक कहा जाता है? तो पनामा कैनल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैनल को कहा जाता है, पनामा कैनल। गेटवे ऑफ द पैसिफिक। ई नाइनो एंड ला नीनो आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट, तो ओशियन करंट्स। हु इज अ ग्रेट थनबर्ग कौन थे? हु इज ग्रेट, तो ये 3 जनवरी 2003 में पैदा हुए थे। आज स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे। स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट कहाँ के थे? तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। ऑप्शन डी इज करेक्ट। किताबुल हिंद वाज रिटन बाय, किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अल बैरूनी ने लिखी थी, 11वीं सेंचुरी में लिखी थी। पर्शियन स्कॉलर थे ये, और मैथमेटिशियन और आपके ट्रैवलर थे। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, द वर्ड कास्ट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी कास्ट का जो कहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, कास्ट का, तो ये आ गया पोर्टुगीज से, यानी कास्टा। कास्ट यानी कास्टा, किस वर्ड से ड्राइव हुआ? कास्टा। ओके। तो पोर्टुगीज। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ, तो फर्स्ट सेंसस जो है इंट्रोड्यूस्ड हुआ था वो कब हुआ था? तो किसने किया था? देखिए इसमें 4 ऑप्शन ये गलत है। ओके। तो देखिए पहला जो हुआ था 1872 में हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट सेंसस अंडर लॉर्ड मायो के। किसने कह रहा था? लॉर्ड मायो, क्योंकि जो उसमें उस टाइम जो वाइस राय था लॉर्ड मायो था, तो LORD, लॉर्ड मायो, MAYO।
YO, और जो कि प्रॉपर वे से जो स्टार्ट होना शुरू हुआ वो 1881 से स्टार्ट हुआ। कब से हुआ? 1881। 1881 जो प्रॉपर शुरू हुआ काम फर्स्ट प्रॉपर, तो वो 1881 से। वो थे आपका उस टाइम वाइसरॉय कौन था? आपका लॉर्ड रिपिन था। कौन था? लॉर्ड रिपिन, LORD, लॉर्ड रिपिन, RIPON। और नॉट प्रॉपर अगर बात करें तो वो यानी 1872 से हुआ, जो कि लॉर्ड मायो था। ओके, उसके बाद से कंटिन्यू चला आ रहा है। अब 2011 में जो हुआ था वो हमारा 15वां सेंसस हुआ था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो 2011 का वो कौन सा था? वो आपका 7वां था। ओके, 7वां सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद से। द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर द, यानी हंटर कमीशन किसके बाद अपॉइंट हुआ? तो वो जलियांवाला बाग मैस्क्यू के बाद से कि इसकी इंक्वायरी के लिए इस्टेब्लिश हुआ था ये। और जलियांवाला बाग का जो हादसा था वो 13 अप्रैल 1919 में इन अमृतसर में पंजाब में पेश आया था। तो इसकी इंक्वायरी के लिए हंटर कमीशन अपॉइंट हुआ था। कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1919 को। 14 अक्टूबर 1919 को ये कमीशन बना था। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें, विच इज़ द करेक्ट अबाउट द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन? तो यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन तो वो पार्शियली रिटन और कुछ पार्शियली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड अलोंग, तो ज़्यादातर जो जूट के जो मिल्स हैं वो कहाँ हैं? तो वो हुगली रिवर के हुगली रिवर के अराउंड में है। क्या है? हुगली रिवर। जटाका स्टोरीज आर रिलेटेड टू, तो जटाका की जो स्टोरीज रिलेटेड हो किससे है? बुद्धिज्म में, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज चोजन एज द फर्स्ट पर्सन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह? इंडिविजुअल जो सत्याग्रह है विनोबा भेव, यानी विनोबा, ऑप्शन बी से करेक्ट है। वाज चोजन बाई द, जो है महात्मा गांधी ने जो चूज़ किया था, तो पहले किसने किया था? विनोबा विनोबा भेव को किया था। दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे में ब्रह्मा दत्त। ओके, ये 17 अक्टूबर 1940। द मोटो सेट्रस एट्यूस फोर्टुअस इज एसोसिएटेड विद, ये ओलंपिक्स से रिलेटेड है। क्या है? ओलंपिक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी रोग? तो प्राइमरी रोग की अगर हम बात करें तो प्राइमरी रोग जो है इग्नियस रोग होती है। तो क्या है इसमें? ये ऑप्शन इज़ करेक्ट है, जो कि ग्रेनाइट जो है इग्नियस रोग है। और चोक की अगर बात करें तो वो सेडिमेंट्री रोग से। और आपके कोटवाइज ये मेटामॉर्फिक रोग से। और इग्नियस ये भी मेटामॉर्फिक रोग से, यानी मेटामॉर्फिक ये सेकंड लेवल की हैं और ये दूसरे लेवल की है। और इग्नियस रोग्स ये प्राइमरी रोग है। इग्नियस रोग्स को हम प्राइमरी रोग्स भी बोलते हैं। द फर्स्ट हिंदू वुमेन अपॉइंटेड एज अ सिविल जज इन पाकिस्तान इन 2019, सॉरी 2019 में जो पहली हिंदू जो है सिविल जज जो अपॉइंट हुई पाकिस्तान के अंदर, वो कौन है? क्या है? सुमन कुमारी। इनका पूरा जो अगर नाम की बात करें तो सुमन पवन बदानी हैं। इन जनवरी 2019 में ये अपॉइंट की गई थी। होपमन, क्या होपमन कप इज़ रिलेटेड है? होपमन कप जो है वो किससे रिलेटेड है? वो टेनिस से रिलेटेड है। ये होपमन कप इज़ एन एनुअल इंटरनेशनल टूर्नामेंट है ये। और स्पेशली मिक्स्ड क्या है जेंडर टीम होती है इसमें कंपटीशन में, जो कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और फाउंडेड इन 1989 में हुआ था आफ्टर द हैरी होपमन एन ऑस्ट्रेलियन, ये टेनिस कोच भी रहे थे और प्लेयर भी थे। उन्हीं के नाम पे ये होपमन कप रहा, यानी हैरी होपमन। ओके, टेनिस के ये आपके कोच ऑस्ट्रेलिया के कोच थे और प्लेयर भी थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट नहीं करता है? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को करता है, द अटॉर्नी जनरल को करता है, और गवर्नर ऑफ स्टेट जो भी गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं उन्हें भी सबको करता है। तो ऑप्शन बी बचा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं करता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्टली होता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सर सैयद अहमद खान इज़
इज़ बरेड इन, तो ये है इनका जो दफन यानी कहाँ हुई इनका, तो ये अलीगढ़ में हुई। अलीगढ़ अलीगढ़ की जो जामा मस्जिद है सर सैयद हॉल में, वहाँ हुई मॉस्क में विद इन द ओके। और कब हुई थी? 27 मार्च 1898। 27 में डेट भी पूछ लेता। 27 मार्च क्या है? 27 मार्च, मार्च 1898, 1898, 1898। और कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर को पैदा हुए थे। ओके। और वफ़ात जो है 27 मार्च 1898, 1898। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वाज एंडेड, जो है ड्यूअल सिस्टम वहाँ बंगाल में कब ख़त्म हुआ, वो किसने किया था? तो वरन हेस्टिंग ने की थी, करा था 1772 में। किसने किया था? वरन हेस्टिंग ने करा था। क्या गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट, तो गौतम बुद्ध ने कहाँ सबसे पहले वो दिया था? तो सरनाथ में दिया था। सरनाथ नियर वाराणसी यानी यूपी। कब दिया था? वाराणसी में 528 बीसी में दिया था। 528 बीसी, क्योंकि डेट भी पूछ लेता। 528 बीसी में। ओके। कहाँ? वाराणसी यूपी में। सरनाथ कहाँ है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी प्रेजेंटेड, तो कहाँ हम अगर किसी का भी फंडामेंटल जो राइट्स हैं, जो अगर वो कोई वायलेट हो रहा है, तो उसके लिए आपके पास क्या पावर है? तो वो है आपके पास, आप कहीं भी जा सकते हैं, आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट या इन द हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अगर जाओगे तो अंडर आर्टिकल 32 के अंदर की उसमें जाओगे, अंडर आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट में अगर जाओगे तो अंडर आर्टिकल 256 के में जाओगे। ओके। द मेडिटेरियन लैंड्स आर ऑफ्टेन कॉल्ड द वर्ल्ड्स ऑर्चर्ड लैंड्स। देखिए, ग्रेजिंग लैंड्स आपको जो जानवर जो ग्रेजिंग करते हैं वो है फॉरेस्ट लैंड, यानी जो जंगली, वो सॉरी जंगल जो हैं। और पैडी लैंड से जो हैं धान पैदा करने के लिए होते हैं, यानी राइस वगैरह। और ऑर्चर्ड लैंड क्या है? अ डेडिकेटेड एरिया ऑफ लैंड यूजुअली आ मैनेज्ड प्लांटेशन यूज्ड फॉर कल्टीवेशन फ्रूट्स, यानी जहाँ फ्रूट्स वगैरह की कल्टीवेशन करी जाए। ट्रीज़, नट्स ट्रीज़, शर्ब्स, एप्पल और पीच और साइट्रस फ्रूट्स वगैरह, उससे क्या है? ऑर्चर्ड लैंड्स कहा जाता है। 29 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंडर इन चंद्रयान 2 लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, तो लूनर मिशन किसके नाम पे था? तो वो आपका विक्रम यानी ऑप्शन बी सही है। तो इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। लॉन्च जो हुआ था ये आपका 22 जुलाई 2009 में हुआ था, 2019 में हुआ था। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी हम टैक्सेशन नहीं देंगे जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। वाज द पॉपुलर स्लोगन ऑफ किस, ये पॉपुलर स्लोगन किस देश का था जब आज़ादी के टाइम पे, यानी जो स्ट्रगल कर रहा था? तो ये है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन आपका बी सही है। और ये 1775 से 1783, यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें, द दक्कन प्लेटू इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडो गैग्नेटिक प्लेन ऑफ वाई, तो सिंधियन हिल्स, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 2020 समर ओलंपिक वाज हेल्ड इन विच सिटी, तो कब कहाँ हुए थे? ये आपके टोक्यो जापान में हुए थे। टोक्यो जापान, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 25 की अगर हम बात करें, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एवरीबडी हैज़ अराइव्ड, तो हैज़ एवरीबडी, क्योंकि यहाँ जो है एवरीबडी यानी आपका जो है सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ आपको जो कि क्या चूज़ करना होगा, टेस्ट करना होगा, आपको हैज़ करना होगा, क्योंकि एवरीबडी जो है एक सिंगुलर है, सिंगुलर। तो इसमें एवरीबडी हैज़ अराइव्ड, एवरीबडी। ओके। 24 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वी वर वर्ल्ड ओवर बाय द पनाचियो ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस यानी डेमो, इसका क्या बनना चाहिए? ऑफ पनाची यानी क्या है? डेमो, एग्जीबिशन, स्टाइल, कॉन्फिडेंस और इंथुसिज्म। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा।
Fill in the blank with the most appropriate option. The coronation was conducted with great pomp. With great यानी सेरेमनी, क्या है सेरेमनी, कंडक्टेड विद ग्रेट पंप इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन. तो पंप, POMP, पंप, ऑप्शन सी इज करेक्ट. रीड the following sentences and consider the given statement. She appears very competent. She appears very competent. तो इसका जो है it has a noun phrase. The complement is adverbial. It has an adjective phrase implement. It has no complement. तो इसका ऑप्शन जो है बी रहेगा, यानी ओनली थर्ड इज करेक्ट. इट हैज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज कम्प्लीमेंट. सी appears वेरी कॉम्पिटेंट है, तो ये क्या है, सी appears, तो appears वेरी यानी सी क्या है, प्रोनाउन है, तो एडजेक्टिव फ्रेज कम्प्लीमेंट है, क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज कम्प्लीमेंट है. Which of the following is not an example of clipping, a type of word formation? Clipping, तो क्लिपिंग यानी बस ओमनी, ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज द डेरिवेशन यानी सुफिकेशन, नॉट क्लिपिंग. ओके. क्वेश्चन अगर हम 20 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ परमिशन. तो परमिशन किस में नहीं दी जा रही है, यानी वुड यू गिव मी अ लिफ्ट इनटू टाउन is not an example of permission. You can use my car if you want. अगर मेरे कार जाकर कर सकते हो. You may speak now. I speak a questions, यानी not example of permission. तो would you give me a lift into town. तो again there is a request not permission. ये क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है रिक्वेस्ट है, नॉट परमिशन नहीं है. ओके, नॉट परमिशन, सिर्फ इसमें क्या है, एक रिक्वेस्ट किया है, वुड यू गिव मी अ लिफ्ट इनटू टाउन. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है. तो आई वॉज अपसेट ऑफ द डिसीजन. तो इसमें अपसेट ऑफ द, तो अपसेट अबाउट होगा या वाई का यूज़ करेंगे, अपसेट वाई, या इसमें ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे. ओके. टीचर डोंट लाइक इंसोलेंस फ्रॉम पीपल से, पीपल्स यानी स्टूडेंट्स, तो एरोगेंस, किस टीचर क्या नहीं होनी चाहिए, एरोगेंस. ओके. इंसोलेंस यानी एरोगेंस, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, एरोगेंस, क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की अगर हम बात करें, जो द ऑड ग्रुप ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन, तो इसमें आर्क, कोड या डायमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्या है, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें आपका ये है अभी, ये तो आपका जो है फ्रूट्स नेम हो गए, और ये एक्रोकोड जोकर, ये प्रोफेशनल हो गए, और ये ज्योमेट्री के हो गए, और ये आपके प्लेसेस हो गए. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. लोगो इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ, लोगो किसका है, एब्रीविएशन है लोगो, तो एक का है लोगो ग्राम, लोगो यानी लोगो ग्राम. ओके, ऑप्शन इज लोगो ग्राम. कंडोल मीन्स क्या है, कंडोलेंस, यानी कंडोल मीन्स टू एक्सप्रेस सिंपैथी या ग्रीव. तो ऑप्शन सी इज टू ग्रीव ओवर, टू ग्रीव ओवर, टू ग्रीव ओवर. एक्सरसाइज इज द प्रैक्टिस ऑफ, यानी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन. Which of the following is correct? Which of the following is correct? To talk on the road is dangerous. To talk on the road is dangerous. Option D is correct. The male of all prisoners is all prisoners, तो consort यानी suppressed. Option A is correct. Consort.
I will give you a definite maybe. Definite maybe तो is a यह contradictions in terms है यानी oxymoron. Oxymoron option D is correct. Oxymoron. Which of the following is not an example of onomatophobia? Onomatophobia तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है. कैनो इज अ लिटरेरी डिवाइस. क्या है लिटरेरी डिवाइस है वेयर क्या वर्ड्स इमिडिएट द नेचुरल साउंड्स दे डिस्क्राइब एनिमल नॉइजेस जैसे म्याऊ ओंग्स बाज हिज टिक टॉक. क्वेश्चन नंबर 9. द सिनोनिम ऑफ डोगमेटिक. डोगमेटिक का जो सिनोनिम है यानी कट्टर. डोगमेटिक तो एसेटिव. ऑप्शन ए इज करेक्ट. एसेटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीनिंग ऑफ कनकरेंट. तो कनकरेंट का जो मीनिंग नहीं है वो कौन सा नहीं है? कंडेंस्ड नहीं है. कौन सा नहीं है? कंडेंस्ड. ओके. यू मस्ट अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट. यू मस्ट अ ग्रेट तो यू शुड हैव कम. यू शुड यानी एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट अ पास्ट मिस्ड अपॉर्चुनिटी. जो आपने जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो उसके लिए क्या है? रिग्रेट किया जा रहा है. क्या है? यू शुड हैव कम. यू शुड हैव कम. यू शुड हैव कम. यू शुड हैव कम तो ऑप्शन यू शुड हैव कम ऑप्शन बी इज करेक्ट. द स्ट्राइक इज एंडेड सोन यानी स्लैश एंडेड सोन तो एक्सप्रेस टू. द स्ट्राइक इज एक्सप्रेस टू एंडेड सोन यानी आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट. सी इज करेक्ट. द वेदर इज़ नॉट सो गुड. वेदर अच्छा नहीं है. इज़ नॉट सो गुड तो क्वाइट क्लाउडी. कैसा है? क्वाइट क्लाउडी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द स्ट्रीट्स वर क्राउडेड विद टूरिस्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. विद टूरिस्ट. A mystery is something dead. A mystery तो कैन नॉट बी एक्सप्लेन. करेक्ट रिलेटिव क्लाउज विद सिंगुलर सब्जेक्ट. कैन नॉट बी एक्सप्लेन. कैन नॉट बी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. I had no idea that he was lying to me. I was completely taken in. I was तो मीन्स डिसीव्ड या फोल्ड. धोखा देना यानी आई हैड नो आइडिया. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लेइंग टू मी गेम में से झूठ बोलेगा. तो आई वाज कम्प्लीट क्या हुआ वो? टेक इन यानी मीन्स डिसीव्ड या फोल्ड यानी जिसमें क्या है एकदम कम्प्लीटली धोखा दिया किसी ने. होता है ना कभी कभी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि देगा धोखा. हेयर सम गुड न्यूज़ तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो हेयर सम गुड न्यूज़. ही विल तो गुड न्यूज़ है तो चेयर अप ही तो करोगे आप. मीन्स टू मेक समवन फील हैप्पियर. तो जब खुश होगे तो चेयर अप ही करोगे. चेयर यू अप तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है. तो ये आपके 100 क्वेश्चंस हो गए. ओके. और अगर बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई तो उसे खैर इग्नोर करिएगा. और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो एमयू से रिलेटेड और कोई भी आपका पेपर चाहिए तो वो आपको सही मिलेगा. कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब.